दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सविता। कैसे हैं आप सब, बताइएगा ज़रूर। आज की हमारी जो क्लास है ये बीएड सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड की है, जिसमें हमारा टॉपिक है सह संबंध का, यानी कि को रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसकी परिभाषा देखेंगे, इसके प्रकार कितने होते हैं, उपयोगिता और इसके महत्व के बारे में। तो दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है, आप क्लास में एंड तक बने रहेंगे तब आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली जो क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। देखेंगे सह संबंध के बारे में। देखिए, नाम से ही ज्ञात है सह संबंध, यानी कि साथ में संबंध है, जिसका एक दूसरे से जो संबंधित है। सह संबंध का अर्थ है कि एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए चीज़ें। सुविधा की दृष्टि से ही हमने एक निश्चित ज्ञान को अलग अलग विषयों में या पृथक पृथक विषयों में विभाजित कर लिया है। वास्तव में अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो अपने आप में अलग है। इसी तरीके से जैसे जीव विज्ञान का अध्ययन हम रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के नियमों के अभाव में नहीं कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं आपस में संबंधित होते हैं, इन्हीं को हम सह संबंध कहते हैं। एक विषय को दूसरे विषय से संबंधित कर पढ़ाने से हमारा अधिगम भी अधिक होता है, मतलब कि हमें सीखने को ज़्यादा मिलता है। और ऐसी जो शिक्षक ट्रिक अपनाते हैं, जो प्रक्रिया अपनाते हैं, इसी को हम सह संबंध कहते हैं। जो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, मान लीजिए अगर शिक्षक आपको जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं या कह लीजिए जूलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको रसायन विज्ञान का एग्जाम्पल दिया जाता है, भौतिक विज्ञान से जोड़ करके चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। जो टीचर ऐसे प्रक्रिया अपनाता है कि हर विषय को आपस में मिला जुला करके पढ़ाता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, सह संबंध की प्रक्रिया कहलाती है। आगे जानिएगा, सह संबंध जिसे को रिलेशन कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति को रिलेशन से हुई है, जिसका अर्थ होता है पारस्परिक संबंध, मतलब कि एक दूसरे से संबंधित। सह संबंध इस बात का सूचक होता है कि दो विशेषताओं के बीच कितना अंत संबंध है, इससे इसकी हमें जानकारी मिलती है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की दो विषय की विशेषताओं का परीक्षण द्वारा मापन करना और प्रत्येक व्यक्ति के दोनों विषयों के अलग अलग प्राप्तांकों को तालिका में जोड़ों के रूप में व्यवस्थित करके सांख्यिकीय गणना जो की जाती है उसमें संबंध ज्ञात किया जाता है, और उसे ही हम सह संबंध कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आपको सह संबंध का अर्थ आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, परिभाषाएं इनकी हैं। किंग ने कहा है, किंग ने सह संबंध के विषय में लिखा है कि सह संबंध का अर्थ है कि दो समंक मालाओं अथवा समंकों के समूह के बीच या मध्य कोई कार्य कारण संबंध विद्यमान है। आगे देखिएगा, फर्ग्यूसन ने क्या कहा है कि संबंध सह संबंध चरों के मध्य या बीच में संबंध की मात्रा को वर्णित करने से संबंधित है। सह संबंध को अर्थ को स्पष्ट करते हुए बालिस महोदय ने लिखा है कि सह संबंध आंकड़ों के दो या अधिक भिन्न समूहों के बीच तुलना, उनके बीच विद्यमान संबंध को जानने तथा उस संबंध की मात्रा की अंकात्मक अभिव्यक्ति प्राप्त करने से संबंधित है। इस प्रकार से दो या दो से अधिक समंक मालाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने, उनके पारस्परिक संबंध का विश्लेषण करने और पूर्वानुमान लगाने में सह संबंध सिद्धांत जो है ये विशेष उपयोगी माना जाता है। तो ये सारी जो परिभाषाएं हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये लिखना भी है, इसलिए आपको याद भी रखना है। और ये चीज़ें जो हैं, ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम देने के बाद, यानी कि जब आप बीएड कर लोगे उसके बाद भी चीज़ें आपको टीचर बनने के लिए काम आएंगी, क्योंकि सिर्फ बीएड से तो आपको नौकरी मिल नहीं जाएगी। आपको आगे टेट सीटेट ये सारे एग्ज़ाम निकालने होंगे टीचिंग्स के, तब वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें काम आएंगी। तो दोस्तों, आप ध्यान से पढ़िएगा। आगे चलते हैं, देखेंगे सह संबंध के प्रकार कितने होते हैं। तो इसके दो प्रमुख उपभेद हैं। पहला क्या है, गुणात्मक सहसंबंध, और दूसरा है संख्यात्मक सहसंबंध। तो पहला देखिएगा कि गुणात्मक सहसंबंध क्या होता है। जब सहसंबंध जो है कोरिलेशन, ये दो चरों या मापों के गुणों को दृष्टिगत रखकर ज्ञात किया जाता है,
तब उसे हम गुणात्मक सहसंबंध कहते हैं। और यह भी दो प्रकार का होता है। गुणात्मक सहसंबंध के दो प्रकार हैं, इनको देख लेते हैं। पहला है रेखीय सहसंबंध, जिसे आप रेखीय गुणात्मक सहसंबंध भी कह सकते हो। अगर आपको याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम है तब आप बीच में इसमें गुणात्मक भी जोड़ दीजिएगा, इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो देखिएगा, रेखीय सहसंबंध क्या है? जब दो चरों या मापों के युग्म मूल्यों के संबंध को सरल रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे हम रेखीय सहसंबंध कहते हैं। इस प्रकार का सहसंबंध भौतिक विज्ञान एवं अन्य विज्ञानों में पाया जाता है। अगला प्रकार है वक्रीय गुणात्मक सहसंबंध, जब दो चरों या मापों के युग्म मूल्यों के संबंध को सरल रेखा के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके। देखिए, रेखीय सहसंबंध में क्या था कि सरल रेखा के द्वारा व्यक्त किया जा सके, और वक्रीय में क्या है कि सरल रेखा के द्वारा व्यक्त न किया जा सके और उसकी अभिव्यक्ति किसी प्रकार के वक्र द्वारा हो, इसे हम वक्रीय सहसंबंध कहते हैं। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में इसको हम पाते हैं, यानी कि सहसंबंध जो है वक्रीय, ये आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला क्या था? हमारा संख्यात्मक था। पहला हमारा गुणात्मक था और इसको हमने देखा, इसके प्रकारों को जाना। अब दूसरा जो है संख्यात्मक, इसको देखिएगा। जब दो चरों या मापों के गुणों या प्राप्तांकों के संबंध के द्वारा संख्या द्वारा व्यक्त किया जाए तो इसे हम संख्यात्मक सहसंबंध कहते हैं, यानी कि जो प्राप्तांक है उनमें संबंध संख्या के द्वारा व्यक्त हो, वहीं पर क्या है? संख्यात्मक सहसंबंध है। और इसके तीन उपभेद हैं। गुणात्मक के दो उपभेद थे और संख्यात्मक क्या है? तीन उपभेद हैं। तो पहला क्या है? धनात्मक सहसंबंध, जब दो समंक मालाओं में होने वाला परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, अर्थात कह सकते हैं कि जब एक समंक माला के किसी एक चर मूल्य में वृद्धि होने से दूसरे चर मूल्य में वृद्धि हो, तब ऐसा सहसंबंध प्रत्यक्ष या फिर धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। यानी कि एक के साथ जब एक की वृद्धि हो रही हो तब क्या होता है? धनात्मक ही तो हो रहा है, इसलिए इसका नाम धनात्मक सहसंबंध आप कह सकते हैं। देखिए, गैरेट महोदय ने लिखा है कि धनात्मक सहसंबंध हमें यह संकेत करता है कि एक राशि की बड़ी मात्रा की प्रकृति दूसरी राशि की बड़ी मात्रा की ओर झुकती है। तो ये कहना है गैरेट महोदय का, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्या है? ऋणात्मक सहसंबंध। उसमें देखिएगा, जोड़ा जा रहा था तब धनात्मक था और इसमें क्या होगा? एक घटाया जाएगा जब दो समंक मालाओं में होने वाला परिवर्तन विपरीत दिशा में हो, यानी कि उल्टे दिशा में हो। अर्थात जब एक समंक माला के चर मूल्यों में वृद्धि हो और दूसरे समंक माला में क्या हो? चर में कमी आ जाए, अथवा एक चर घटने से दूसरे चर मूल्य में बढ़ने लगते हैं, तो इसे हम अप्रत्यक्ष या ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। जब एक में चर मूल्य घट जाए और दूसरे चर मूल्य बढ़ जाए तब इसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। यहाँ पर भी गैरेट महोदय ने लिखा है कि ऋणात्मक सहसंबंध यह संकेत करता है कि एक चर की थोड़ी राशियाँ दूसरे चर की अधिक राशियों का अनुसरण करती हैं। और तीसरा देखिएगा, जो कि है शून्य सहसंबंध है। इसका जानेगा अर्थ कि जब दो समंक मालाओं में परस्पर संबंध ही ना हो, यानी कि शून्य हो, कोई संबंध ही ना हो। अर्थात जब एक समंक माला के चर मूल्य में घटाव या वृद्धि का दूसरे चर मूल्य पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, तब वहाँ पर क्या होता है? शून्य सहसंबंध होता है। तो ये तीनों आपको सहसंबंध याद रखने हैं, जो कि संख्यात्मक सहसंबंध के क्या हैं? भेद हैं। अब आगे देखेंगे सहसंबंध गुणांक क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिएगा। तो सहसंबंध गुणांक एक अंक होता है जब हम दो या दो से अधिक पदमालाओं का तुलनात्मक अध्ययन ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसमें पारस्परिक संबंध है या नहीं, और धनात्मक है या ऋणात्मक है या फिर किस प्रकार का है, इसे ही सहसंबंध गुणांक द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। गिलफोर्ड ने कहा है कि सहसंबंध गुणांक एक अंक होता है जो हमें बताता है कि दो वस्तुओं का किस सीमा तक संबंध है और एक अंक में होने वाले परिवर्तन के कारण दूसरी में किस सीमा तक परिवर्तन हो सकता है या होता है। तो ये आपको याद रखना है कि सहसंबंध गुणांक जो है ये क्या होता है। अगर आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ देता है कि एक
नंबर में पूछा जाए कि सहसंबंध गुणांक क्या है, तब आपको वहाँ पर ये चीज़ें लिखनी है। और अगर सहसंबंध के बारे में पूछे तब आपको जो पहले मैंने बताया वो चीज़ें आपको लिखनी है। आगे देखिएगा, सहसंबंध गुणांक की मात्रा की व्याख्या यहाँ पर देख लेते हैं। तो सहसंबंध गुणांक की परिणात्मक मात्रा की गुणात्मक व्याख्या की जाती है। पहला है पूर्ण सहसंबंध। देखिएगा, जब किन्हीं दो चरों के मूल्यों में परिवर्तन समान अनुपात में तथा एक ही दिशा में होता है तो उसे हम धनात्मक पूर्ण सहसंबंध कहते हैं। इस सहसंबंध या कोरिलेशन गुणांक +1 से व्यक्त किया जाता है। और इसके विपरीत जब दोनों चरों के मूल्यों में परिवर्तन समान अनुपात में परंतु विपरीत दिशा में होता है, जिसे हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं, तो इसे हम -1 से व्यक्त करते हैं। अगला क्या है, अति उच्च सहसंबंध। जब किन्हीं दो चरों के मूल्यों में सहसंबंध गुणांक की मात्रा +0.81 से क्या हो +0.99। यहाँ पर देखिए, मैं कुछ इंग्लिश और मैं कुछ हिंदी हूँ, तो इससे आप घबराइएगा मत। आगे देखिएगा कि इसे ही हम क्या कहते हैं, धनात्मक अति उच्च सहसंबंध कहते हैं। इसके विपरीत अर्थात क्या है, -0.81 से -0.99 होने पर ऋणात्मक उच्च सहसंबंध कहा जाता है। तो ये क्या है, अति उच्च सहसंबंध। अगला है उच्च सहसंबंध। ये क्या है, जब किन्हीं दो चरों के मूल्यों में सहसंबंध गुणांक की मात्रा +0.61 से +0.80 तक होती है तो इसे धनात्मक उच्च सहसंबंध कहते हैं। देखिए, जो संख्या लिखी है ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये सटीक पॉइंट है और इन्हें आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, इन्हें आपको याद रखना होगा। और इसके विपरीत अर्थात जैसे आप मान लीजिए -0.61 से -0.80 होने पर ऋणात्मक उच्च सहसंबंध कहा जाता है। अगला है साधारण सहसंबंध की बात की जाए तो जब किन्हीं दो चरों के मूल्यों में सहसंबंध गुणांक की मात्रा .41 से .60 तक होती है तो इसे धनात्मक साधारण सहसंबंध कहा जाता है। इसके विपरीत अर्थात मान लीजिए कि -0.41 से -0.60 होने पर इसे हम ऋणात्मक साधारण सहसंबंध कहते हैं। अगला है पांचवा पॉइंट कि निम्न सहसंबंध क्या है। जब किन्हीं दो चरों के मूल्यों में सहसंबंध गुणांक की मात्रा .21 से .40 तक होती है तो इसे हम धनात्मक निम्न सहसंबंध कहते हैं। इसके विपरीत अर्थात ऋणात्मक 0.21 से ऋणात्मक 0.40 होने पर ऋणात्मक निम्न सहसंबंध कहा जाता है। तो ये 5 पॉइंट जो हैं ये गुणांक मात्रा की व्याख्या हैं, ये आपको याद रखना होगा। आगे देखिएगा, अगला भी है जो छठवां पॉइंट है वो है नगण्य या बहुत कम सहसंबंध। देखिए, ये चीज़ें आपसे बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपको लॉन्ग में दे देता है अगर सहसंबंध का टॉपिक, तब आप कैसे लिखोगे। चीज़ें अगर आपको आएंगी उसके बारे में आप डिटेल से पढ़े रहोगे तभी आप ना लिख पाओगे लॉन्ग में। तब यहाँ पर देखिए चीज़ें डिटेल से आपको दी जा रही हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, तभी आप अपने एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर लिख पाओगे। देखिएगा, नगण्य और बहुत कम सहसंबंध क्या है। तो जब किन्हीं दो चरों के मूल्यों में सहसंबंध गुणांक की मात्रा होती है +0.00 से +0.20 तक होती है तो इसे हम धनात्मक नगण्य सहसंबंध कहते हैं। और इसके विपरीत जब होता है तो माइनस में होता है, इसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक नगण्य सहसंबंध कहेंगे। आगे है सहसंबंध का अभाव। जब किन्हीं दो चरों के मूल्यों के परिवर्तन में कोई भी संबंध ना हो, यानी कि अभाव हो, नाम से ज्ञात है कि अभाव, तब कोई संबंध ही ना हो तो वहाँ पर अभाव ही तो होगा सहसंबंध का, तो इसे ही हम गुणांक शून्य के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं, आप जानेंगे कि सहसंबंध का महत्व क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। देखिएगा, सांख्यिकी में सहसंबंध का सिद्धांत जो है ये काफ़ी उपयोगी है और इस सिद्धांत के जन्मदाता अगर आपसे पूछे तब आप बताएंगे फ्रांसिस एवं कार्ल पियर्सन जी हैं इसके जन्मदाता। इसके द्वारा वैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में दो या दो से अधिक घटनाओं में आपसी संबंधों को हम सहसंबंध के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। सहसंबंधों के द्वारा घटनाओं के परिवर्तन के आधार पर सामाजिक घटनाओं की भी विवेचना की जाती है और सहसंबंध आर्थिक व्यवहारों को समझने में भी सहायता प्रदान करता है।
यह पूर्वानुमानों को अधिक विश्वसनीय बनाकर वास्तविकता के निकट लाता है और उसकी उपयोगिता तब सबसे ज़्यादा अधिक होता है जब एक समूह के प्रत्येक सदस्य हों अथवा अधिक गुणों को मापा जा सके, तब इसकी उपयोगिता क्या होती है और अधिक होती है। इसके कुछ निम्नलिखित उपयोग भी हैं, देख लीजिएगा। पहला है पूर्वानुमान। जब सहसंबंध का प्रयोग पूर्वानुमान में किया जाता है जिससे हम छात्रों को आगे की कक्षाओं में प्रमोट करते हैं, ये है पूर्वानुमान। अगला है विश्वसनीयता। सहसंबंध का प्रयोग परीक्षणों की विश्वसनीयता का पता लगाने में किया जाता है और सांख्यिकी विधि के द्वारा प्रयोग करके हम यह पता लगा सकते हैं कि परीक्षण दो विभिन्न समय पर उसी वस्तु का परीक्षण करता है या नहीं करता है। तो ये विश्वसनीयता की बात यहाँ पर होती है। वैधता की बात करें तो किसी भी परीक्षण का मूल्य सहसंबंध के द्वारा निकाला जाता है और जब कभी भी परीक्षण बनाया जाए यानी कि टेस्ट जो है वो बनाया जाए तो उसमें दिए गए प्रश्नों की माप करता है वैधता। अगला क्या है, परीक्षण निर्माण की बात है तो सहसंबंध का प्रयोग परीक्षण निर्माण में भी किया जाता है। जब कभी भी नया परीक्षण निर्मित किया जाए यानी कि नया टेस्ट जब बनाया जाए तब टेस्ट द्वारा हमें यह ज्ञात करते हैं कि उसका प्रत्येक एकांक दूसरे से संबंधित है या फिर नहीं है और पूरे परीक्षण से संबंधित है या नहीं। इस सब संबंधों का निर्धारण हम कोरिलेशन या सहसंबंध की विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे सहसंबंध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं या फिर तत्व कौन कौन से हैं। जब संकलित आंकड़ों का न्यायादर्श बड़ा होता है तो प्राप्त सहसंबंध गुणांक कम होते हुए भी अधिक सार्थक होते हैं। जब संकलित आंकड़ों का न्यायादर्श छोटा होता है तो 0.5 से अधिक प्राप्त सहसंबंध गुणांक ही सार्थक माने जा सकते हैं। जब प्राप्त आंकड़ों में विचरणशीलता अधिक होती है तो सहसंबंध गुणांक का मान कम होता है और प्राप्त आंकड़ों में अगर विचरणशीलता जितनी ही कम होगी सहसंबंध गुणांक उतना ही अधिक होगा। वर्गीकृत आंकड़ों में वर्गांतर का आकार भी सहसंबंध को प्रभावित करता है और यदि वर्गांतर का आकार बड़ा हो तो क्या होगा कि प्राप्तांकों की संख्या कम हो तो सहसंबंध का मान सत्य के अधिक निकट नहीं होगा यानी कि सत्य ज्ञात नहीं हो पाएगा। वर्गांतर का आकार सामान्य होने पर ही सहसंबंध गुणांक जो है वो अधिक प्रभावी या अधिक सार्थक होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे सहसंबंध को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो दोस्तों ये था सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन का टॉपिक जो कि आपने बहुत ही डिटेल में जाना है, इसके प्रकार को, इसके प्रभावित करने वाले कारकों को और सहसंबंध गुणांक को, इसके अर्थ को। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर ये टॉपिक पसंद आया, ये टॉपिक समझ आया हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आपसे पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।